हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने इसमें पिछली क्लास में बेटा हमने समझा था कूलाम का नियम। कूलाम से नियम से संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम समझते हैं बेटा कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ना। कूलाम के नियम का सदिश। हमारे पास बेटा दो आवेश दे रखे हैं, एक तो Q1 और दूसरा वाला कितना दे रखा है ये Q2। इस आवेश पर जो बल लगेगा बेटा वो दूसरे वाले के कारण लगेगा, तो इसे हम लिखेंगे F2। इस आवेश पर जो बल लगेगा वो पहले वाले के कारण लगेगा और इसे हम लिखेंगे बेटा 2। अब दोनों की सदिश दूरियां, पहले वाले आवेश के लिए बेटा हम लिखते हैं R12 वेक्टर और इसका लिखने का तरीका होता है बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, परिमाण। इसी प्रकार बेटा दूसरे वाले के लिए R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। थोड़ा सा इनके बारे में ये भी लिख लेते हैं। R1 F12, इसका मतलब ये बेटा कि पहले वाले पे बल लग रहा है दूसरे कारण। आवेश Q1 पर, किस पर बेटा Q1 पर, किसके कारण Q1 पर आवेश Q2 के कारण, Q2 के कारण बल। इसी प्रकार अब लिखते हैं बेटा इसे आवेश बल 2-1। इसका मतलब क्या होगा बेटा दूसरे वाले पर, है ना, किसके कारण, ये पहले वाले के कारण। तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल। मतलब ये है बेटा कि पहले जो नंबर है, पहला जो संख्या ना, उसका मतलब होता है उस पर बल लग रहा है ना, पीछे वाला संख्या का मतलब उसके द्वारा बल लग रहा है। तो यहाँ पर बेटा दूसरे वाले आवेश के कारण किस पर बल लग रहा है, पहले वाले पर। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे वाले पर लग रहा है पहले वाले के कारण। और दोनों बल कैसे बेटा एक दूसरे के विपरीत, दोनों बल कैसे बेटा एक दूसरे के विपरीत। कूलाम नियम से, कूलाम नियम से, कूलाम नियम से बेटा हम क्या लिख देंगे, F12 मतलब पहले वाले आवेश पर किसके कारण, दूसरे वाले कारण, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और यहाँ दिशा भी कितनी जाएगी R12 कैप। इसे लिख देंगे बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार F21 वेक्टर, इसका मतलब ये होगा दूसरे वाले पे किसके कारण बेटा, पहले के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 21
कैप, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तो होगी बात बेटा कूलाम बल से दोनों की हमने क्या निकाल लिया, आंकिक मान। अब थोड़ा सा बात करते हैं सदिश नियम से। सदिश नियम से बेटा, सदिश नियम हमें क्या बताता है, सदिश नियम से, सदिश नियम हमेशा बेटा डायरेक्शन के बारे में हमें एक चीज बताता है, 11th क्लास हमने पढ़ रखा था कि यदि कोई दूसरे पे पहले के कारण जो डायरेक्शन है वो कैसी है, माइनस है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक दूसरे कैसे होते हैं, माइनस में, है ना। अगर इस वाले सदिश नियम से दोनों समीकरण की तुलना करें, दोनों समीकरण की क्या करें बेटा, तुलना, तो यहां लिख सकते हैं समीकरण, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, एक और दो की तुलना करने पर, तुलना करने पर बेटा दोनों बल कैसे हो जाएंगे, बराबर। केवल किसका अंतर आएगा, दिशा का, किसका अंतर आ जाता है, ये दिशा का। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बलों का मान कैसा है बेटा, बराबर, और इनकी जो दिशा है वो कैसे एक दूसरे के विपरीत। अर्थात अर्थात दो समान परिमाण, दो समान परिमाण के आवेशों, दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य लगने वाले, लगने वाले बलों का परिमाण समान होता है, परिमाण समान होता है, परंतु इनकी दिशा, परंतु इनकी दिशा एक दूसरे के, परंतु इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, परंतु इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब यह बेटा कि दोनों के मैग्नीट्यूड जो परिमाण है वो कैसे बराबर है, और इनकी जो डायरेक्शन वो एक दूसरे कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और ये हमने कहा से याद किया है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट्स, कुछ बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसके बारे में, कूलाम नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से बेटा, ये भी समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट, कूलाम नियम, कूलाम नियम न्यूटन की गति के, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, तृतीय नियम मतलब कौन सा बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया की पालना करता है, तृतीय नियम की पालना करता है। तो ये जो बेटा कूलाम नियम वो न्यूटन की गति कौन से नियम की पालना करता है,
तृतीय नियम की, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है बेटा वो ये है, यह नियम बिंदुवत, मतलब पॉइंट चार्ज है ना, आवेश बिंदुवत आवेशों, मतलब इंग्लिश में पॉइंट चार्ज बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है बेटा? ये केवल मान्य है। आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदुवत, है ना। नंबर 3, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, अर्थात गतिशील आवेशों के लिए, गतिशील आवेशों के लिए कूलाम नियम, गतिशील आवेशों के लिए कूलाम नियम मान्य नहीं है। कूलाम नियम मान्य नहीं है। कैसा होना चाहिए बेटा? आवेश स्थिर होना चाहिए ना। नंबर 4, यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, ये बेटा एक ही शब्द है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसका मतलब होता है कोई भी बल अगर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो उसे कौन सा नियम बोल देते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। दूरी के वर्ग की कैसा है बेटा? ये वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसीलिए क्या बोल देते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। नेक्स्ट, कूलाम बल की प्रकृति। कूलाम बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब है बेटा किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करेगा? पथ पर निर्भर नहीं करेगा। नंबर 6, यह बल 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों, 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए मान्य है। अर्थात 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए, कूलाम बल लागू नहीं होता। कूलाम बल लागू नहीं होता क्योंकि इस दूरी से कम दूरी पर नाभिकीय बल प्रभावी होते हैं। नाभिकीय बल प्रभावी होते हैं। नाभिकीय बल प्रभावी होते हैं।
तो ये कुछ इंपोर्टेंट बिंदु है बेटा, जो महत्वपूर्ण बातें जो किससे संबंधित है, कूलाम नियम से। नेक्स्ट बेटा, अब हम समझते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसके बेटा जो दूसरा नाम है परावैद्युतांक, और इसे क्या बोल देते हैं, परावैद्युतांक। बोर्ड के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड में एग्जाम में बेटा इसकी परिभाषा पूछी जाती है, और ये किस प्रकार से, इसे इंग्लिश में भी नोट कर लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे रिलेटिव परमिटिविटी, और या फिर इसे इंग्लिश में बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या होता है बेटा, ये समझते हैं ना। दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल, वायु या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल एवं किसी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। और सिंपल है बेटा ये। इसकी जो बेटा हमने परिभाषा लिखी है, दो आवेशों के मध्य या निर्वात या वायु में लगने वाला बल, और क्या है बेटा इसके साथ माध्यम में लगने वाला बल, मतलब निर्वात में जो बल लगे बेटा और माध्यम में जो बल लगे, इन दोनों के अनुपात से हम क्या बोल देते हैं, परावैद्युता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ लिख देंगे बेटा परावैद्युतांक बराबर निर्वात या वायु में बल, अपॉन माध्यम में बल। ये हो गया ना, निर्वात या वायु में माध्यम में बल, इसके अनुपात से हम क्या बोल देते हैं बेटा, परावैद्युता। क्या बोल देते हैं, परावैद्युता। अब माना बेटा परावैद्युतांक को दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे, एप्सिलॉन आर से।
निर्वातम बल हो गया बेटा F और माध्यम में बल हो गया बेटा, सफिक्स में लगा दो M। इसका मतलब होता है मीडियम, कोई ना कोई माध्यम। M का मतलब क्या होता है? मीडियम, है ना। M बराबर मीडियम, मीडियम का मतलब क्या हो जाता है? माध्यम, माध्यम। और यहाँ R क्यों लगाई बेटा हमने सफिक्स में? इसका मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक। कौन सी विद्युतशीलता हो जाती है? आपेक्षिक। और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता। इसीलिए हमने क्या लगा दिए हैं? ये लगा दे, है ना। और ये हमारा क्या बन गया? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जो किस में काम देगा बेटा? ये न्यूमेरिकल में। साथ ही साथ हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं बेटा कि एप्सिलॉन आर से हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। या फिर बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? परावैद्युतांक। और क्या है इसका दूसरा नाम? परावैद्युतांक, है ना। यहाँ पर जो कैपिटल एफ दे रखा है ये बेटा बल है। आवेशों के मध्य क्या है? बल। लेकिन कहाँ पे? ये निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में बल, निर्वात या वायु में बल। एक दे रखा है बेटा यहाँ पे एफ और ये एम, माध्यम में, है ना। किस में बेटा? ये माध्यम में, माध्यम में बल। ये हो गया बेटा माध्यम में बल। मतलब हमारे पास निर्वात में जो बल है और माध्यम में जो बल है, उनके अनुपात से हम क्या बोल रहे हैं? परावैद्युत या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब इससे थोड़ा सा और आगे बेटा, एप्सिलॉन आर बराबर, अब बेटा निर्वातम बल हम कितना लिखते हैं? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये कितना लिखते हैं बेटा? माध्यम में कितना हो जाएगा? ये Km Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर K अपॉन K। मतलब ये नियतांक है ना जो हमने पढ़ रखे ना बेटा। चूंकि K का मान क्या होता है बेटा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात के लिए हुए। किसके लिए हुए? निर्वात के लिए। इसीलिए बेटा माध्यम की जो हम Km लिखेंगे वो कितना लिख देंगे? 1/4 एप्सिलॉन। केवल क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन। इसका मतलब सीधा सा है बेटा कि ये जो एप्सिलॉन है वो किसकी है? माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या ये? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, है ना। और ये क्या हो जाएगी? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता। ये होगी निर्वात की विद्युतशीलता। इनके मान भी रख दूं तो जैसे बेटा हम इसे आगे हल करेंगे तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर बराबर ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दो चीजें बेटा विशेष जो हमने क्या सीखी। एक तो बेटा हमारे पास एक नई परिभाषा निकल के आई एप्सिलॉन आर की। अभी हमने इसकी परिभाषा देखी थी एप्सिलॉन आर की, जो क्या थी बेटा? वायु या निर्वात में आवेशों के मध्य बल एवं माध्यम में आवेशों के मध्य बल दोनों का जो अनुपात था वो किसके बराबर आता है? एप्सिलॉन आर के। अब यहाँ बेटा क्या है? ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो इन दोनों के अनुपात से भी क्या बोलते हैं हम? आपेक्षिक या फिर परावैद्युतांक, है ना। तो अर्थात माध्यम की
माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है बेटा, ये एप्सिलॉन है ना, एवं निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये कितनी बेटा एप्सिलॉन नॉट, कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते, मतलब हम बेटा दोनों तरफ से ही परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात वो बलों का अनुपात था, मतलब निर्वात में और माध्यम में बल के अनुपात को हम क्या बोल रहे थे, परावैद्युतांक, और यहाँ क्या है बेटा माध्यम एवं निर्वात की विद्युतशीलता, तो क्या बोल रहे हैं हम, आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, परावैद्युतांक मात्रकहीन, मात्रकहीन एवं विमाहीन, एवं विमाहीन राशि है। कैसी बेटा, मात्रकहीन एवं विमाहीन, इसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती, क्योंकि बेटा ये अनुपात है, दो एक जैसी भौतिक राशियों का अनुपात होता है, उनकी कोई भी विमा नहीं होती है। कुछ यहाँ पे बेटा परावैद्युतांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, परावैद्युतांक, माध्यम, ये माध्यम हो गया बेटा, यहां लिख लेते हैं क्रम संख्या, और यहां लिख लेते हैं परावैद्युतांक, मतलब किस माध्यम का कितना परावैद्युतांक होता है, किस माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, ये देख लेते हैं ना। तो थोड़े से याद भी रखने बेटा। नंबर 1 निर्वात, निर्वात, निर्वात के लिए बेटा कितना होता है इसका मान 1। नंबर 2 वायु, वायु के लिए कितना होता है बेटा 1.0057, लगभग लगभग बेटा इसे भी हम एक ही मान लेते हैं ना, निर्वात और वायु को एक ही मान लेते हैं। नंबर 3 कांच, कांच के लिए बेटा, ये कांच कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए कांच के लिए हम कितना मानते हैं 5 से 10 तक, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, है ना। और यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल के लिए कितना होता है बेटा ये 80। और नंबर 5 धातु, धातु, और धातुओं के लिए कितना होता है ये अनंत, धातुओं के लिए कितना हो गया ये अनंत। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अभी जो परावैद्युतांक हमने पढ़ा इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तो नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य
दो आवेशों के मध्य निर्वात निर्वात में 18 न्यूटन बल लगता है। 18 न्यूटन बल लगता है यदि दोनों आवेशों के मध्य यदि दोनों आवेशों के मध्य दोनों आवेशों के मध्य 6 मिलीमीटर मोटाई एवं 6 परावैद्युतांक 6 परावैद्युतांक वाली कांच की 6 परावैद्युतांक वाली कांच की पट्टिका रख दी जाए। दोनों आवेशों के मध्य क्या रख दी जाए? पट्टिका रख दी जाए। पट्टिका रख दी जाए तब बल का मान कितना होगा? बल का मान कितना होगा? बल का मान कितना होगा ना बेटा? सबसे पहले बेटा गिवन इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? निर्वातम बल मतलब एफ दे रखा है बेटा, कितना? ये 18 न्यूटन है ना। और परावैद्युतांक कितना दे रखा है? परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कितना? ये 6। पूछा क्या है? बल का मान किसमें? कांच की पट्टिका रख दिया है ना, मतलब माध्यम में बल एफ सफिक्स में एम। ये क्या करना है? ज्ञात करना है। ये जो डाटा है बेटा केवल भ्रमित करने के लिए दे रखा है ना, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। केवल हमें क्या करना है? एफ एम ज्ञात करना है। तो हमारे पास बेटा एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा है? एप्सिलॉन आर बराबर कैपिटल एफ अपॉन एफ एम। तो हमें ज्ञात क्या करना है? एफ एम बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा हमारा एफ एम बराबर 18/6। मतलब कितना बेटा? एफ एम बराबर 3 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि निर्वात में हमारे पास कितना बल था? 18 न्यूटन। और कांच की पट्टिका रखने पर कितना हो गए? 3 न्यूटन। मतलब माध्यम रखने पर बल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। माध्यम रखने पर बल क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। नोट। कोई भी माध्यम रखेंगे बेटा आवेशों के मध्य, जो भी माध्यम रखते हैं किसी भी परावैद्युतांक वाला, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाता है? निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। चाहे वो कांच की पट्टिका हो, चाहे वो जल हो, या फिर कोई भी धातु का तार हो, या फिर धातु कोई भी हो, उनके मध्य बल रखने पर बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट, आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य कांच की पट्टिका रख दी जाए। कांच की पट्टिका रख दी जाए। कांच की पट्टिका रख दी जाए तब निर्वात की तुलना में निर्वात की तुलना में निर्वात की तुलना में बल का मान बल का मान हो जाएगा। बल का मान हो जाएगा
कांच की पट्टिका रख दी जाए बेटा, तब बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी, ना बढ़ेगा, ना कम होगा, ना बढ़ेगा, ना कम होगा। डी, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। बेटा हमने दोनों के मध्य क्या रख दिए, कांच की पट्टिका रख दी, ये माध्यम हो गया। क्या हो गया ये, माध्यम। तो कोई भी माध्यम आवेशों के मध्य रख देते तो बल क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। माध्यम कोई भी हो बेटा, बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दो आवेशों को, दो आवेशों को चालक तार, चालक तार या धातु, चालक तार से जोड़ दिया जाए, चालक तार से जोड़ दिया जाए तो बल का मान होगा, तो बल का मान होगा। चालक तार से जोड़ दें बेटा तो बल का मान होगा अनंत, अपरिवर्तित, शून्य, कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। सबसे पहले बेटा दो आवेशों को किसके द्वारा जोड़ा रहा है, चालक तार। चालक तार का मतलब ये हुआ बेटा कि इसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना हो गया, एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाता है, ये इनफाइनाइट। कितना हो जाता है ये, इनफाइनाइट। अब चूंकि एप्सिलॉन आर बराबर ये होता है माध्यम की और ये होता है निर्वात की, है ना, इसलिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर और ये एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता। अब वी नो दैट माध्यम के लिए, माध्यम के लिए बल, माध्यम के लिए बल, माध्यम के लिए बल बेटा कितना हो जाता है, ये एफ एम अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान बेटा कितना दे रखा है यहाँ पे, एफ एम अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ एम बराबर धातु के लिए कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट, तो 1/4 पाई ये इनफाइनाइट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
किसी भी चीज में बेटा इनफाइनाइट का भाग देती है तो कितना हो जाता है वो, जीरो। कितना हो जाता है, जीरो। इनफाइनाइट का किसी भी संख्या में भाग दे देते हैं ना। फाइनली हमारे पास बेटा धातु से जोड़ने पर कितना आता है, उनके मध्य का जो बल है कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने, तीन। तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा बोर्ड की नज़र से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा था, दूसरा भी दिया, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दो आवेशों को किससे जोड़ दिया गया है, चालक तार से या फिर धातु से। नेक्स्ट बेटा एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कूलाम नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लस नोई आवेश एवं प्लस ई आवेश एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखा जाए जिससे दोनों आवेश संतुलन अवस्था में रहें। क्वेश्चन है बेटा, दो आवेश दे रखे हैं हमें। एक दे रखा है बेटा प्लस नोई, दूसरा कितना दे रखा है ये प्लस के ई। इसे मान लेते हैं बेटा Q1 और इसे मान लेते हैं Q2। दोनों आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी है, ये यहाँ से 16 सेमी। कितनी दे रखी है, 16 सेमी। एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू जो हमें अपने अंदाजे से कहीं भी ले लो है ना, अपनी मर्जी से, और ये कितनी दूरी पर दे रखा है बेटा, ये माना यहाँ से नोई से दे रखा है x। कितनी दूरी पे, ये x है ना। तो यहाँ से फिर ई आवेश से कितनी दूरी पे हो जाएगा बेटा, ये 16 माइनस x दूरी पे। कितने पे हो जाएगा ये 16 माइनस x दूरी पे। कूलाम के नियम से F बराबर, पहले बेटा इन दोनों के मध्य 9e कितना हो जाएगा, ये कूलाम के नियम से F1
बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F1 बराबर Q1 के लिए हमने कितना माना बेटा, ये 9E, के प्लस के 9E, और दूसरा आवेश कितना है बेटा, ये Q कितना दे रखा है, ये Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनकी X, और इस पे क्या हो गया स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार किस किस के मध्य बेटा, प्लस E एवं Q के मध्य। अभी हमारे पास कौन कौन के आवेश है बेटा, एक तो प्लस E और एक Q, इनके मध्य भी क्या निकालेंगे हम, कूलम बल। तो ये कितना हो जाएगा F2 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F2 वाले समीकरण में F2 के Q1 कितना दे रखा है प्लस E, Q2 कितना दे रखा है Q अपॉन कितना है बेटा आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस ना दोनों आवेशों की कितनी है, वो 16 माइनस एक्स को स्क्वायर। और इसे दे दें बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास F1 और F2 मतलब इन दोनों के मध्य बल और इन दोनों के मध्य बल, दोनों समीकरण बेटा हमारे पास उपलब्ध हैं। अब लगाएंगे यहाँ पे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा बेटा, F1 और F2 दोनों बल कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर। F1 बराबर F2 और दोनों को क्या कर देंगे बराबर। F1 कितना दे रखा है K प्लस 9E Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K प्लस E, और दूसरा कितना दे रखा है Q अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। K से K को कैंसिल कर दो, Q से Q को, E से E को, क्या बचेगा बेटा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 16 माइनस एक्स को होल स्क्वायर। दोनों साथ दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर अंडर रूट 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा x बराबर 1 अपॉन 16 माइनस एक्स, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा। क्रॉस 48 माइनस 3x बराबर x, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस x बराबर 48, 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 cm। कितना है x बराबर 12 cm। x हमने जो डिस्टेंस मानी थी किस वाले आवेश से मानी थी बेटा, 9E वाले आवेश से। किसकी डिस्टेंस है ये, Q की। कितनी डिस्टेंस है x, इसका मतलब ये हुआ
अतः क्यू आवेश प्लस 9 ई आवेश से 12 सेमी दूरी पर स्थित होगा ये तो हो गई बेटा प्लस 9 वाले से। दूसरी चीज बेटा, अगर यहां से डिस्टेंस ज्ञात करेंगे ई से कितनी दूरी पर है, तो 16 माइनस एक्स, एक्स हमने कितना ज्ञात किया है 12, एवं प्लस ई आवेश से कितनी दूरी पर होगा ये 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का मतलब 12 इक्वल टू कितना हो गया ये 4 सेमी दूरी पर स्थित होगा, 4 सेमी दूरी पर स्थित होगा। तो बेटा दो आवेश दे नो ई और ई, इनके मध्य में एक आवेश तीसरा कौन सा है क्यू। पहले इन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितनी मान ली बेटा हमने एक्स, तो ये कितनी बची टोटल 16, तो ये कितनी है 16 माइनस एक्स। पहले इनके मध्य बल निकाल लो कूलाम, फिर इनके मध्य कूलाम बल, और दोनों संतुलन की अवस्था में कैसे हो जाएंगे बराबर, है ना। तो कैलकुलेट करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा एक्स की। एक्स की वैल्यू का मतलब है कि हमने जो एक्स डिस्टेंस मानी वो कहाँ से मानी है प्लस ई थे, इसका मतलब ये होगा प्लस 9 ई आवेश से ये जो क्यू आवेश है वो कहाँ पर रखा जाएगा बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 सेमी दूर, और यहाँ से कितनी दूरी पर रखा जाएगा बेटा ये 4 सेमी दूरी पे। इसका मतलब है कि 12 सेमी और 4 सेमी टोटल कितना हो गया 16 सेमी। तो 16 सेमी दूरी क्या दे रखी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। इससे आगे समझेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में।